हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और आप देख रहे हैं पार्ट 2 वीडियो। और जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो इस लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेटल्स की रिएक्शन विद एयर। मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, यानी कि जब इनको एयर में बर्न किया जाता है तो क्या होता है। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, यानी कि ऑलमोस्ट यानी कि सभी मेटल्स क्या करेगी, कंबाइन करेगी विद ऑक्सीजन और क्या बना लेती है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेती है। तो देखिए इसकी रिएक्शन लिखते हैं हम। जैसे मेटल लिया हमने कोई और जब उसकी रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन मीनिंग कि उसको बर्न कर रहे हैं मेटल को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उससे क्या होगा, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, मेटल ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन ऐसी है जिसको आपने याद करना है। ये यानी कि आपका फॉर्मूला है रिएक्शंस को ड्राइव करने का। ये आप आसानी से याद भी कर सकते हो। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कॉपर की रिएक्शन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कॉपर ऑक्साइड का, CuO। अब इसको बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, 2। तो इधर कॉपर भी 2 हो चुके हैं और ऑक्सीजन भी 2। इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन कॉपर 1 है, तो इधर क्या लगाएंगे, 2। तो इस प्रकार आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। एक एग्जांपल और लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2O3। और जो बच्चे पहले से इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनको प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं हम। और जो बच्चे स्टार्टिंग से इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि फार्मूले किस तरह ड्राइव करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी। और जिन बच्चों ने नहीं देखी तो इस लिंक पे क्लिक करके उसे देख के आपको पता लग जाएगा कि ये फार्मूले किस तरह ड्राइव किए जाते हैं। तो देखिए अब इसको भी बैलेंस कीजिए। एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 2 और ऑक्सीजन 2 और उधर 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि इधर 2 और इधर 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो एल्यूमिनियम कितने रहेंगे, उधर 4 और इधर कितने हैं, 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4। तो इस प्रकार ये रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है। तो ये रिएक्शन आपकी जिसमें क्या है, मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन है और इसमें क्या फॉर्मेशन हो रही है, मेटल ऑक्साइड की। लेकिन सभी की सभी मेटल क्या है, इस तरह की रिएक्शन शो नहीं करती। हर एक मेटल की क्या है, अलग अलग रिएक्टिविटी है और उसके आधार पर वो क्या करेगी, अलग अलग रिएक्शंस देगी। कौन कौन सी रिएक्शन देगी, कैसे कैसे रिएक्शन देगी, तो अब हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन हमने देखी कि इससे क्या बनता है, मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन तो हमने कर दी। लेकिन अलग अलग जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी भी अलग अलग होगी। सभी की सभी जो मेटल्स है वो एक जैसी रिएक्शन नहीं देती। जैसे अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम की, तो ये दोनों क्या है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल है और ये एयर के कॉन्टेक्ट में आते क्या है, आग पकड़ लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम के बारे में। तो डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवार्ड ऑक्सीजन। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि अलग अलग मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, अलग अलग होगी टुवार्ड्स ऑक्सीजन के साथ। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, ये दोनों मेटल ऐसी है जो क्या करती है, रिएक्ट सो विगोरसली। विगोरसली मीन्स फास्ट, बहुत फास्ट रिएक्शन करती है ये विद ऑक्सीजन। एंड दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन दी ओपन, और ये क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। कैचेज फायर इफ केप्ट इन दी ओपन, अगर इनको खुले में छोड़ देंगे तो आग पकड़ लेगी। तो इससे बचने के लिए, यानी कि ये अगर इनको डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है एटमॉस्फेयर के, तो उस एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होगा, ये फायर कैच कर लेगी।
तो इसलिए उनसे बचाने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए या इनको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, इनको केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखना पड़ेगा, यानी कि केरोसिन ऑयल में इनको डुबो कर रखना पड़ेगा ताकि ये इन्वायरमेंटल एयर के कांटेक्ट में ना आ सके। और कांटेक्ट में नहीं आएंगे एयर के तो क्या होगा, ये नेवर रिएक्ट विद, अगर ये इन्वायरमेंटल एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो क्या होगा, उससे रिएक्ट नहीं करेंगे, और रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये आग नहीं पकड़ेंगे। तो ये यहाँ पर आपका एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी क्रिएट हो रहा है कि जो सोडियम और पोटेशियम है, इन दोनों मेटल्स को केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके क्यों रखा जाता है, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। तो इसमें आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है और दे कैचेज फायर व्हेन कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर, तो इसलिए क्या है, टू प्रोटेक्ट देम और टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर दे इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, दे इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल। तो कुछ और मेटल्स लेते हैं और उनकी रिएक्टिविटी देखते हैं विद ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन की। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फाइलिंग बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। तो देखिए आयरन को जब हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, डज नॉट बर्न, ये जलता नहीं है, लेकिन आयरन फाइलिंग यानी कि जो आयरन पाउडर होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा, बर्न करेगा विगरसली, तेजी से जलेगा। वो कब, व्हेन स्प्रिंकल्ड इन दी फ्लेम ऑफ बर्नर, जब उसको क्या करेंगे, छिड़का जाएगा किस पर, फ्लेम ऑफ दी बर्नर के ऊपर, तो वो तेजी से जलेगा। तो ये है आयरन के बारे में। तो अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर जलता नहीं है, बट दी हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो देखिए कॉपर डज नॉट बर्न, ये जलता नहीं है, परंतु क्या होगा, दी हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर्ड लेयर। तो जो हॉट मेटल है कॉपर की, तो वो क्या है, उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, किसकी, ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड की, काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की इसके ऊपर लेयर की कोटिंग आ जाएगी एक गर्म मेटल के ऊपर। तो ये है कॉपर के बारे में। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो सिल्वर और गोल्ड दोनों ऐसी मेटल्स हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्टिविटी शो नहीं करती विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इनकी कोई रिएक्टिविटी नहीं होती, चाहे हम लो टेम्परेचर की बात करें चाहे हाई टेम्परेचर की बात करें। कुछ ऐसी मेटल्स भी है जो क्या करती है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है। तो देखिए कौन कौन सी। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc and lead, ये वो मेटल्स है जो क्या करेगी, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर लेती है। और कैसे रिएक्ट करेगी, देखिए, आर कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो इनके ऊपर क्या होगा, एक कोटिंग हो जाएगी ऑक्साइड की। तो देखिए किस प्रकार, ये एक मेटल है, ये हो सकती है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक या लेड। जब ये क्या करेगी, एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आएगी तो इनके ऊपर क्या होगा कि ऑक्साइड की लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी कुछ इस प्रकार। और ये जो लेयर है ना, इनके लिए एक प्रोटेक्टिव कवर का काम करती है। तो देखिए कैसे, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, जो ऑक्साइड की जो लेयर इसके ऊपर फॉर्मेशन हुई है, तो इसको नाम दिया इन्होंने प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। क्यों दिए नाम, देखिए ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है, बचाती है इनको, किससे, दी मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी कि इसको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाएगी। फर्दर ऑक्सीडेशन मीनिंग कि इसको आगे और ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए बचाती है। तो देखिए किस प्रकार, ये ऑक्सीजन इन्वायरमेंट की इसके चारों ओर है, जब इसके ऊपर इस लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी तो क्या होगा, इस मेटल के ऊपर एक कवरिंग आ गई ऑक्साइड की, तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, इस मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ सकती। ये जो मेटल है इसके कांटेक्ट में नहीं आ सकती ऑक्सीजन, तो जिसके कारण क्या होगा, फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो जिसके कारण क्या है कि ये जो लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह काम करती है इस मेटल के ऊपर। तो मेटल ऑक्साइड की इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करेंगे, मेटल्स को क्रोजन से बचाएंगे, यानी कि संक्षारण से बचाएंगे। और इसके लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं और वो है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है ना, जो एल्यूमिनियम होता है इसको क्रोजन से बचाने के लिए हम यूज करते हैं।
तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो मेटल ऑक्साइड की जो लेयर है इसको थोड़ा और मोटा कर दिया जाता है। तो जिससे क्या होगा कि ये जो मेटल है, ये जो एल्युमिनियम होगा यहाँ, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो जिससे ये कोरोड होने से बच जाता है। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, अनोडाइजिंग प्रोसेस में हम इसमें कुछ इस प्रकार का सेटअप लेंगे कि एक कंटेनर लेंगे और उसके अंदर हम सोल्यूशन डालेंगे H2SO4 का। ये H2SO4 का सोल्यूशन डाल दिया। अब सेल फॉर्मेशन करेंगे यहाँ। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोड और जो सेकंड इलेक्ट्रोड है वो हम लेंगे एल्युमिनियम का। तो ये सेकंड इलेक्ट्रोड किसका लिया हमने, एल्युमिनियम का। मैं इधर लिख देता हूँ, ये है एल्युमिनियम। और जो एल्युमिनियम है ना, इसको हम बनाएंगे एनोड। क्या बनाना है इसको, एनोड, क्योंकि यहाँ एल्युमिनियम है, इसको हम एनोड बना रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम भी हमने क्या रखा, एनोडाइजिंग प्रोसेस, एनोड। समझ की बात, इसका नाम कैसे रखा गया, यानी कि एल्युमिनियम को हमने क्या बनाना है, एनोड। और जिसको भी हम एनोड बनाते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है, कैथोड। जब भी इस अपरेटस में से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन क्या करेगी, 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना ऑक्सीजन पे, और वो ऑक्सीजन क्या करेगी, इस पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करेगी, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इसके चारों तरफ ऐसे आ जाएगी, जिससे क्या होगा, इस एल्युमिनियम के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेगी और क्या फॉर्मेशन करेगी, इसके चारों ओर एल्युमिनियम ऑक्साइड की, और इसके चारों ओर एक मोटी एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर की कोटिंग आ जाएगी। तो यही जो प्रोसेस है इसको ही हम बोलते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस। तो इससे क्या होगा कि जो एल्युमिनियम है ये कोरोजन से बच जाएगा। और दूसरा क्या होता है ना, जो इसका सरफेस होता है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, इसके ऊपर हम पेंट नहीं कर सकते। तो अब इस कोटिंग से क्या होगा, ये जो सरफेस है इतना स्मूथ नहीं रहेगा, और हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आसानी से कोई भी पेंट कर सकते हैं, अलग अलग कलरफुल हम पेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने बात की थी मेटल्स ऑक्साइड के नेचर की। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, बेसिक। और ये हम वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सके थे कि इनकी बेसिक नेचर क्यों होती है, तो अब इसको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार। मैं एक मेटल ऑक्साइड लेता हूँ, कोई भी ले लीजिए, जैसे कॉपर ऑक्साइड का हमने एग्जाम्पल लिया था, वही हम यहाँ लिख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एक एसिड के साथ। ये क्या है, मेटल ऑक्साइड लिख देते हैं यहाँ, और ये क्या है, एक एसिड। जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये बना लेगा कॉपर क्लोराइड CuCl2 और प्लस में H2O, इसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये क्या है, वाटर, और ये है एक साल्ट। तो देखिए मेटल की रिएक्शन विद एसिड, तो क्या फॉर्मेशन हुई हमारे पास, साल्ट एंड वाटर। अगर हम बात करें बेस की रिएक्शन विद एसिड, तो उसमें भी क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं, क्या प्रोडक्ट आते हैं, उसमें भी किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, साल्ट प्लस में वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको सेम नहीं लग रही, कि दोनों के अंदर क्या है कि जब एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाएं या एसिड की रिएक्शन हम करवाएं बेस के साथ, तो दोनों के अंदर एक ही रिजल्ट आता है, क्या, दोनों के अंदर साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर भी साल्ट एंड वाटर है और यहाँ भी साल्ट एंड वाटर है दोनों के अंदर। तो इससे क्या साबित होता है कि जो मेटल ऑक्साइड है ना, वो क्या है, एक तरह से बेस है। तो हम लिख सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होंगे उनकी नेचर क्या होगी, बेसिक होगी। तो समझ में आ गया ये बात भी कैसे है। तो एक बार फिर देखिए कि जो एसिड है, अगर उसकी रिएक्शन करवाएंगे मेटल ऑक्साइड के साथ या एसिड की रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, तो दोनों में एक ही रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, वो क्या, साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होगी दोनों के अंदर ही। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड और जो बेस है ये दोनों एक ही चीज़ है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है उनकी नेचर क्या होगी, बेसिक की नेचर होंगे वो।
कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट एंड वाटर की। तो इस तरह के जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे उनको हम कहेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो देखिए हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, जिंक ऑक्साइड, शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर, दोनों तरह के बिहेवियर ये शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सच मेटल ऑक्साइड्स क्या करेंगे, विच रिएक्ट विद बोथ एसिडिक एज वेल, रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। तो ये क्या करते हैं, दोनों के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड्स के साथ भी और बेस के साथ भी, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, साल्ट एंड वाटर। तो इस तरह के जो ऑक्साइड्स होते हैं आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो पता लग गया कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में हम यही ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फार्मूला क्या था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3 प्लस में। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एसिड के साथ, HCl। तो क्या फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, AlCl, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे। सिंपल सा वही मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बना लेगा ये, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, AlCl3। इसी प्रकार H और OH, ऑक्सीजन, ये जुड़ जाएंगे। तो इससे क्या बनेगा, H2O। तो ये यहाँ क्या है, वाटर, और ये क्या है, एक साल्ट। तो यहाँ पर साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन हो गई। अब इसकी रिएक्शन करते हैं हम बेस के साथ। तो लिखिए Al2O3 प्लस में NaOH। तो क्या फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। तो उसका फार्मूला होता है NaAlO2 प्लस में H2O। तो इस तरह की फॉर्मेशन होगी। ये क्या है, यहाँ पर साल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, और ये क्या है, वाटर। तो इन दोनों रिएक्शंस में आप देखिए, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने करवाई एसिड के साथ, तो भी साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन। अब उसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेस के साथ, तो इसमें भी क्या है, साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। जो इस तरह के जो ऑक्साइड्स होंगे उनको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो नोट कर लीजिए ये। अब हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड्स की सोल्यूबिलिटी के बारे में कि वाटर में सोल्यूबल है या नहीं। तो देखिए, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ज़्यादातर क्या होंगे, इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते। लेकिन सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो वाटर में डिजोल्व हो सकते हैं और अल्कलीज की फॉर्मेशन करेंगे। तो अल्कलीज क्या होते हैं, इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। ये होते क्या हैं, ये बेस होते हैं और जो क्या है, सोल्यूबल होते हैं वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर। तो कौन कौन से मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो वाटर में डिजोल्व होकर अल्कलीज की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये फॉर्मेशन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और दूसरा एग्जांपल हम लें वो है पोटेशियम ऑक्साइड। ये क्या करेगा, वाटर में डिजोल्व होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। इन दोनों को अगर हम बैलेंस करेंगे तो इधर 2 और इधर भी 2। तो इस प्रकार सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड क्या करेंगे, अल्कलीज की फॉर्मेशन करेंगे जब इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे। और इसके साथ ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, मेटल्स की रिएक्शन विद ऑक्सीजन या एयर के साथ, वो आपका कंप्लीट हो चुका है।